नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी संक परिच्छेद के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने वृत्त को देखा था और परवलय को भी देखा था। आज हम बात करेंगे कि परवलय का मानक समीकरण। जो हमें y बराबर 4x प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त होता है देखिएगा। मैंने आपको ये बताया था कि किसी परवलय में ये हमारा परवलय है। इस परवलय में मैंने एक चीज बताई थी कि इसका समीकरण y² बराबर 4x आता है। क्यों आता है देखते हैं। यहां पर हम मान के चलते हैं कि हमारे परवलय की जो नाभि है f(a,0) है। नियता का समीकरण x + a बराबर 0 है। ये दूरियां जो है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मैं मान लेता हूँ Px1 y1 है ना। इस परवलय पर कोई बिंदु स्थित है। अब इसे हम मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो देखिएगा Pf का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, Pm के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ से Pf और Pm जो है वो हम अलग अलग निकालेंगे। तो Pf का जो मान होगा वह दूरी सूत्र से आ जाएगा, अंडर में x1 - a का स्क्वायर प्लस में y1 - 0 का स्क्वायर। ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, x1 - a होल स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट है ना। ये में प्राप्त हो जाएगा Pf का मान। Pm जो होगा वह इस बिंदु x1 y1 की इस दी गई रेखा से लंबवत दूरी होगी। तो अब लंबवत दूरी का फॉर्मूला हमें पता है, मॉड में रेखा का समीकरण रख देते हैं। ठीक है। और अंडर रूट में क्या करते हैं हम, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है। x के स्थान पर x1। तो Pm का जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा x1 + a का मॉड। ठीक है। तो Pf अगर Pm के बराबर है ना, तो Pf का जो स्क्वायर होगा वो भी हमारे पास Pm के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ से स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट वाली राशि है इसलिए। तो हमें प्राप्त होगा x1 - a का होल स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर बराबर, ये Pm स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये आएगा अपने पास x1 + a का होल स्क्वायर, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर खोल देते हैं। तो x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 इंटू a प्लस का हमारे पास कितना आएगा, y1 स्क्वायर आएगा बराबर ये x1 स्क्वायर प्लस का 2x1 इंटू a प्लस का a स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। माइनस का 2x1 को उधर भेजेंगे, है ना। और यहाँ से एक a स्क्वायर और आएगा, है ना। यहाँ a वाला a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर का मान आएगा 2x1a प्लस का 2x1a। तो ये अपने को प्राप्त होगा 4 टाइम्स x1 इंटू a, ये y1 स्क्वायर, है ना। अब x1 y1 का बिंदु पथ, x1 y1 का बिंदु पथ, जब किसी बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करते हैं तो हम x1 की जगह पर x पुट करते हैं और y1 की जगह पर y पुट करते हैं। हमारे पास आएगा y² बराबर 4ax के बराबर। ठीक है। और यही हमारा क्या था, मानक समीकरण था। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मानक समीकरण जो है वो किस तरीके से हमने प्राप्त किया। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स की। उदाहरण नंबर आपका 5वां, एग्जाम्पल नंबर 5वां। हमें बोला जाता है कि y² बराबर 8x, है ना।
अब इसके लिए वो सभी राशियां ज्ञात करनी है, वो सभी मान ज्ञात करने हैं जो अभी हमने देखे थे, मतलब कि नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, y² बराबर 8x की y² बराबर 4ax से तुलना करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे तो 4a का मान 4a का मान 8 के बराबर आएगा, तो a बराबर किसके आ जाएगा, 4 के। जैसे a प्राप्त हो जाता है हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाभि जो होती है जिसे हम फोकस बोलते हैं, इसके निर्देशांक होंगे a,0, तो हमें प्राप्त होगा कितना, 4,0, फोकस एफ के निर्देशांक, ठीक है। दूसरा परवलय का अक्ष, हमें पता है कि इस टाइप के जो परवलय होते हैं उसका अक्ष कौन सा होता है, एक्स अक्ष होता है, ठीक है। और इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, ठीक है। नियता क्या होगी भाई, यहाँ पे ये होगी हमारे पास x प्लस a बराबर 0 या फिर x प्लस 4 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। फिर इसके बाद पश्चात आता है नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है। ये अपने पास होती है 4a के बराबर, तो 4 गुणा a मतलब अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से हम थोड़ा चेंज करेंगे, a का मान कितना आएगा यहाँ पे, 2 के बराबर आएगा, ये भी अपने को 2 के बराबर मिलेगा, ठीक है, और ये भी अपने को 2 के बराबर, तो 4 × 2 कितना आएगा, 8 यूनिट के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो यही सारी चीज़ें हमें इसमें पूछी थी, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई, है ना। अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा उसको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा फोकस आ जाएगा 2,0 के बराबर, ये समीकरण आएगा x प्लस 2 बराबर 0 के, ठीक है, और ये आएगा y² बराबर 8x के बराबर, ठीक है। नाभिलंब जीवा कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ पर a बिंदु, यहाँ पे b बिंदु, ठीक है। तो हमारा जो परवलय है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की। नाभि 2,0 और नियता का समीकरण दे रखा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 6 में, नाभि जो है वो 2,0 और नियता का समीकरण हमें दे रखा है x बराबर -2 के, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके की नाभि किसकी होती है, y² बराबर 4ax टाइप के पैराबोला की होती है, ठीक है। जहाँ पर a का मान है ना, a का मान कितना 2 है, क्योंकि आपको नाभि दे रखी है 2,0, तो हमारा समीकरण हो जाएगा y² बराबर 4 गुणा 2 इंटू x, तो y² बराबर आ जाएगा हमारे पास 8x के तुल्य। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस परवलय का समीकरण आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0 है और नाभि जो है वो 0,2 है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बाकी वाले परवलयों के बारे में। तो नेक्स्ट जो परवलय है वो हमारे पास क्या है, y² बराबर किसके, -4x के बराबर, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कुछ स्थिति है, ये वाला जो परवलय है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें इसकी जो नाभि आएगी f का मान -a,0 होगा, क्योंकि y एक्स इस तरफ है। ये आपके पास आएगा x बराबर a या फिर x - a बराबर 0, ठीक है। और इसका जो शीर्ष आएगा वर्टेक्स जो आएगा वो 0,0, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले फोकस होगा -a,0, वर्टेक्स होगा 0,0, ठीक है।
नियता का समीकरण, नियता हमारे पास आएगी x माइनस ए बराबर 0, ठीक है। नाभिलंब की लंबाई वही रहती है चारों केस में ना, नाभिलंब जीवा जो होगी वो किसके बराबर होगी, 4 इंटू ए के बराबर होगी। और इसका जब हम समीकरण देखेंगे तो ये अपने पास आएगा x बराबर माइनस ए के या फिर x प्लस ए बराबर किसके, 0 के, ठीक है। और परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष जो है, परवलय का अक्ष वही रहेगा, x अक्ष रहेगा। और इसका समीकरण अगर हमें निकालना है तो x अक्ष का समीकरण तो हम जानते हैं y बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बट ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जो प्लस वाले में आ रहा था वो माइनस वाले में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगला कौन सा है। अगला हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, है ना। तो ये परवलय जो है वो कैसा रहेगा, ये परवलय कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ से अपर पैराबोला रहेगा, ठीक है। जब इसकी नाभि की बात करेंगे तो f का मान कितना आएगा, 0, a आएगा। इसका समीकरण आएगा y के रूप में ना, ये अपने को मिलेगा क्या, y बराबर माइनस ए, वर्टेक्स वही रहेगा 0, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले फोकस रहेगा 0, a के, है ना। वर्टेक्स रहेगा 0, है ना। फिर उसके बाद में अक्ष जो रहेगा इस बार y अक्ष रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस बार नाभि किस में स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, ठीक है। और इसका जो समीकरण होगा, y अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x बराबर 0 होता है, ठीक है। x बराबर 0 हमने ले लिया। नेता हमारे पास y बराबर माइनस ए या फिर y प्लस ए बराबर किसके, 0 के, ठीक है। और नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा जो होगी वो किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 4a के बराबर। चारों स्थितियों में वो सेम टू सेम वही रहता है। और इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अगला ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इस बार डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। अब इसमें हम देखते हैं, यह अपने पास y बराबर a ना, ये बिंदु आएगा f 0, माइनस का है, वर्टेक्स v का मान 0, ही रहेगा, ठीक है। तो फोकस अपने पास होगा इसमें क्या, 0, माइनस ए, वर्टेक्स v का मान 0, ठीक है। अक्ष जो होगी वही y अक्ष, ठीक है, अक्ष जो होगी वो y अक्ष होगी। और इसका जो समीकरण होगा, अक्ष का समीकरण क्या, ये होगा x बराबर 0, है ना। और यहाँ पर नियता का समीकरण होगा इस बार y बराबर a या फिर y माइनस ए बराबर किसके, 0 के, ठीक है जी। आसान से केस है इसलिए मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ। फिर नाभिलंब जीवा वही रहेगी किसके बराबर, 4a के बराबर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को आसानी से समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परिसम्मित है और बिंदु 2, -3 से गुजरता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि y अक्ष के परिसम्मित है ना, मतलब या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। और बोला गया है किससे, 2, -3 से होकर के गुजरता है। 2, -3 का मतलब क्या होगा, कौन सा चतुर्थांश होगा, आप खुद बताइए। पहला हो नहीं सकता, दूसरे में x नेगेटिव होता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब ये चौथे चतुर्थांश से होकर के गुजरेगा। अगर कोई परवलय चौथे चतुर्थांश से होकर के गुजरता है, इसका मतलब परवलय जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये गुजर रहा है आपके 2, -3 से होकर के गुजर रहा है। इसका मतलब परवलय का जो समीकरण होगा, ठीक है, हमें तो एक चीज़ बोली जाती है, P 2, -3 से गुजरता है, ठीक है। ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, एग्जाम्पल 8, ठीक है। 2, -3 से गुजरता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है,
वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, ठीक है। अब ये अगर वाई एक्स के सापेक्ष सममित है तो इसका जो समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 2 -3 इस पर स्थित है तो उसकी समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ 4, यहाँ पे -3 आएगा, पहले 4 a इंटू कितना आएगा -3, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12a, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 4/12, 4/12 का मतलब 1/3 के बराबर, ठीक है। तो जब हम परवलय का समीकरण निकालेंगे तो a का मान पुनः इसमें रख देंगे, तो हमारा समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a, a का मान कितना निकला 1/3 इंटू वाई, ठीक है। तो समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4/3 इंटू वाई, ठीक है। या फिर इससे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4y, ये हमारे पास अभिष्ट परवलय का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, आसान सी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें सवाल दे रखा है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें बोला गया है कि 1 से 6 तक में नाभि के निर्देशांक परवलय के अक्ष नियता का समीकरण नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। तो सबसे पहले अपने पास क्या है वाई स्क्वायर बराबर किसके 12x के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, ठीक है, जैसे तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं 4a का मान 12 के बराबर आ रहा है, तो a का मान किसके बराबर आ रहा है 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट टाइप का केस है, तो फोकस हो जाएगा 3,0, वर्टेक्स हो जाएगा 0,0, ठीक है। इसके पश्चात परवलय की अक्ष, परवलय की अक्ष कौन सी होगी भाई एक्स अक्ष होगी। इसका समीकरण y बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसके पश्चात नेता, नेता क्या होगी भाई x प्लस a बराबर 0, तो x प्लस का 3 बराबर किसके 0 के। अब नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा किसके बराबर होगी 4a के बराबर, मतलब 4 गुणा 3 मतलब 12 यूनिट या फिर 12 इकाई के बराबर। तो ये चीज़ें हमें इसमें पूछी गई है, ठीक है जी। चलिए अब इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 6y, एक्स स्क्वायर बराबर किसके 6y के, ठीक है। तब इसको तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो जैसे हम तुलना करेंगे 4a का मान आएगा 6 के बराबर, a का मान आएगा 6/4 मतलब 3/2 के बराबर। अब ये हमारे पास कौन सा वाला केस है अपर पैराबोला वाला केस है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। फोकस जो होगा f 0,a होगा, इसका समीकरण होगा y बराबर किसके -k के, है ना। नाभिलंब जीवा कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से कि फोकस जो होगा वो अपने पास होगा 0,a के, मतलब ये आएगा f 0,3/2 के, ठीक है। वर्टेक्स v जो होगा वो 0,0 के बराबर है, ठीक है। अब अक्ष का समीकरण, अक्ष जो होगी वो कौन सी होगी सबसे पहले y अक्ष, ठीक है। और y अक्ष का समीकरण क्या होता है x बराबर 0 होता, ठीक है। नेता, नेता जो है वो हमें बोला गया y प्लस a बराबर 0 या फिर y प्लस 3/2 बराबर किसके 0 के। और लास्ट में हम निकालेंगे नाभिलंब जीवा, देखते हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा जो है वो किसके बराबर होती है, ये होती है
4 इंटू ए के बराबर। तो 4 इंटू ए का मान कितना निकला 3/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 6 यूनिट के बराबर। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको मान और ये कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन, एक चौथा सवाल देख लेते हैं ना, बाकी तो आसान ही है। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में हमें बोला गया है एक्स स्क्वायर का मान है माइनस के 16 वाई के बराबर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये फोर्थ केस है अपना, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4 वाई से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर जैसे इसको कंपेयर करेंगे हमें कितना मिलेगा, -4 का मान -16 के बराबर, तो ए का मान किसके बराबर मिलेगा, 4 के बराबर। ठीक है, तो हमारा केस नंबर कौन सा आएगा, फोर्थ केस आएगा। तो परवलय कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ से डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसमें जो आपका फोकस होगा वो 0, क्या होगा, माइनस ए होगा। इसका समीकरण y बराबर क्या होगा, ए होगा। वर्टेक्स होगा वो आपके पास 0,0 हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस जो होगा यहाँ पर f का मान वो क्या होगा, 0,-a, मतलब के 0,-4 के बराबर। वर्टेक्स v जो होगा वो 0,0। ठीक है, शीर्ष हो गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या है, अक्ष जो होगा वो अपना कौन सा होगा, y अक्ष होगा। y अक्ष का जो समीकरण है वो किसके बराबर है, x बराबर 0 के। ठीक है, अब नेता है उसका समीकरण है हमारे पास किसके, y बराबर a के, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस a बराबर 0, या फिर y -4 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, नाबिलम जीवा, लेटस रेक्टम बोलते हैं, नाबिलम जीवा। ठीक है, इसका मान किसके बराबर, 4a के बराबर। तो 4 गुणा 4 मतलब 16 यूनिट के बराबर। हालांकि नाबिलम जीवा वही होती है जो y के गुणा में लिखी हुई है ना। दाएं पक्ष में x या y के गुणा में जो भी राशि लिखी होती है वो नाबिलम जीवा होती है, क्योंकि ये 4a का मान ही होता है। तो 4a क्या होती है अपने पास, नाबिलम जीवा होती है। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं अगला जो हमें दे रखा है, परवलय के समीकरण ज्ञात करने हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, नाभि 6,0 है, नियता का मान x बराबर -6। नाभि फोकस जो है वो 6,0 है और नियता जो है वो x बराबर किसके, -6। तो आप देख के बता सकते हैं हमारा जो परवलय है वो y² बराबर 4ax वाला ही है। ठीक है, जहाँ पर a का जो मान है वो 6 के बराबर है, तो y² बराबर किसके आ जाएगा, 24x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखते हल होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां। 8वें प्रश्न में हमें क्या बोला है, नाभि 0,-3 है और नियता y बराबर 3 है। नाभि जो है वो 0,-3 है और नियता y बराबर 3 है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केस फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले केस में हमारे पास क्या समीकरण होता है, x² बराबर 4ay होता है, माइनस का a का मान 3 दे रखा है, तो x² बराबर माइनस का 4 गुणा 3 इंटू y, या फिर x² बराबर माइनस का 12y के बराबर। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं और क्या सवाल दे रखे हैं। 9वां सवाल देखते हैं। शीर्ष जो है 0,0 है, नाभि 3,0 है। ठीक है, तो शीर्ष जो है 9वें सवाल में वर्टेक्स जो है वो 0,0 है और फोकस जो है वो 3,0 है। अब पता चलता है, देखते हैं कि केस कौन सा है, पहला वाला केस है। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या आएगा, y² बराबर 4x। ठीक है, और y² बराबर 4 गुणा 3 इंटू एक्स, तो y² बराबर कितना आ जाएगा, 12x के बराबर। ठीक है जी, हो गया भाई, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 10वां सवाल। 10वें में बोला गया कि शीर्ष जो है वो 0,0 है और नाभि -2,0 है। शीर्ष 0,0 है और नाभि जो है वो -2,0 है। तो बताइए कौन सा वाला केस होगा, सेकेंड वाला केस होगा। तो हमारे पास आएगा y² बराबर -4x। ठीक है, तो y² बराबर
माइनस का 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 8x और ये वाई स्क्वायर का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, दिक्कत कहीं आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। 11वें में बोला जाता है शीर्ष 0,0 है और 2,3 से जाता है और x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो बोला गया है वर्टेक्स 0,0 है। ठीक है, कोई बिंदु P 2,3 से गुजरता है। ठीक है, और कौन से अक्ष के अनुदिश है? x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अब x अक्ष के अनुदिश दो होते हैं, या तो एक प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्लस वाला होगा क्योंकि 2,3 पहले चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में पहला वाला केस ही चलता है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे। ठीक है, परवलय का समीकरण क्या? वाई स्क्वायर बराबर 4x है, चूँकि ये इस पर स्थित है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अपने पास क्या आएगा भाई, यहाँ से 3 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा a इंटू 2, तो 4 दूनी 8 है बराबर 3 का स्क्वायर 9, तो a का मान आएगा हमारे पास 9/8 के बराबर। ठीक है, a का मान आएगा किसके बराबर? 9/8 के बराबर। तो इसका मतलब हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स, तो ये प्राप्त होगा वाई स्क्वायर बराबर 9/2 इंटू एक्स, या फिर 2y स्क्वायर का मान आएगा हमारे पास 9x के तुल्य। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया समीकरण, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला है शीर्ष 0,0 है, 5,2 से जाता है और y एक्स के सापेक्ष सममित है। तो ये 12वां क्वेश्चन है, आसान है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा मामला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नया कोनिक सेक्शन, और वो कोनिक सेक्शन है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त को क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा क्या होगी? ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत रहता है। दीर्घवृत्त कहलाता है। ठीक है, अब दो ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत रहता है, दीर्घवृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाती है। दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से कि दीर्घवृत्त जो है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई P बिंदु है और ये नाभि इसकी F1 और ये F2 है। देखिए दीर्घवृत्त में दो नाभियाँ होती है। ठीक है, इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी है ना, हम बोल सकते हैं PF1 प्लस PF2 है ना। यह सदैव क्या होती है? नियत होती है। क्या होती है? सदैव नियत होती है। आगे चल करके बताऊंगा इस नियत राशि का मान किसके बराबर होता है? 2a के बराबर होता है। जहां पर a क्या होगा वो भी मैं आपको निर्धारित करूंगा। ये दोनों दूरियां बराबर नहीं होती है ना, इन दोनों दूरियों का योग क्या होता है? एक नियत राशि होती है। तो कभी भी प्रश्न में आपको ऐसा बोला जाए कि एक व्यक्ति ऐसे बिंदु का अनुसरण कर रहा है या बिंदु पथ का अनुसरण कर रहा है जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत रहता है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो हमें इलिप्स के बारे में
कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है जी। तो ये आपको कुछ, और अगर परवलय के बारे में बोलना चाहेगा तो एक बिंदु से दूरी और एक रेखा से लंबवत दूरी सदैव बराबर रहती है, ऐसे वो पथ का अनुसरण करता है। मतलब आपको क्या बोला जाता है कि वह एक परवलय का अनुसरण कर रहा है। या फिर एक ऐसे बिंदु पर घूम रहा है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत है, मतलब वो आपको वृत्त के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। तो हमें इनकी परिभाषाएं इसलिए ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बार भाषा वाले प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डायरेक्ट वर्ड परवलय या दीर्घवृत्त या व्रत नहीं दिया जाता है, उनकी परिभाषाओं को ही उठा करके उस प्रश्न की पंक्तियों में डाल दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी क्या थोड़ा सा असहज महसूस करता है। लेकिन अगर हमें परिभाषाएं इसकी अच्छे से पता होगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परिभाषा ही इस पूरी की पूरी ज्यामिति की उत्पत्ति है। यदि आपको परिभाषाओं का ज्ञान नहीं है तो आप ज्यामिति को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो भी आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठ पाएगी। इसलिए परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये इतने बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों लिखवा रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में इन चीज़ों का प्रयोग होना है और आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो समस्या वहाँ है, इससे पहले उसका समाधान हम यहाँ पे कर लें तो उचित रहेगा, ठीक है जी। तो ऐसे केवल एक बिंदु नहीं, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। मान लीजिए ये P1 है और ये P2 बिंदु के लिए भी यह सत्य रहेगा, है ना। और मान लीजिए यहाँ पर कोई P3 बिंदु है तो उसके लिए भी यह सत्य रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि P ये 1 1 है, 2F1 P2F2, ये भी आपके पास क्या रहेगा, नियत होगा, ठीक है। नियत मतलब कोई अचर राशि। फिर P3F1 प्लस का P3F2, ये भी आपके पास नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दीर्घवृत्त के बारे में। तो दीर्घवृत्त को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। तो दीर्घवृत्त के प्रकार, दीर्घवृत्त के प्रकार, ठीक है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और दो भागों में बांटना, इसको समीकरण पे आधारित विभाजित किया जाता है, आधार पे विभाजित किया जाता है। एक तो आता है एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर किसके, एक के। एक टाइप का हमारे पास दीर्घवृत्त ये होता है, और दूसरे टाइप का दीर्घवृत्त होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर एक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि a का मान सदैव हमें b से बड़ा लेना है। a जो होगा वो सदैव b से बड़ा होगा, मतलब जो राशि बड़ी होगी उसे हमें a मानना है, जो राशि छोटी होगी वो उसे हमें b मानना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जिस राशि के हर में a होगा मतलब बड़ी राशि होगी, उसी अक्ष पर दीर्घवृत्त की नाभियां होगी। दीर्घवृत्त की क्या होंगी, नाभियां होंगी। ये चीज हमें दिमाग में बिठा लेनी। जैसे मैं बात करूं पहले वाले केस में नाभियां कहां पे होगी, तो एक्स अक्ष पे होंगी, दूसरे वाले पे वाई अक्ष पे होंगी, क्योंकि ए एक्स के अपॉन में, उधर ए वाई के अपॉन में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम परिचर्चा करेंगे हमारे पहले वाले केस के बारे में, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को एक एक डायग्राम से समझेंगे। देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक दीर्घवृत्त है। इस दीर्घवृत्त को हम क्या करते हैं कि बांट देते हैं अक्षों के मध्य, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने बांट दिया दीर्घवृत्त को अक्षों के मध्य। अब देखिएगा, यहाँ पर हम निर्धारित करेंगे, ये अपने पास एक नाभि है F1 और ये दूसरी नाभि है F2, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये दीर्घवृत्त कौन सा है, तो ये दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक वाला, क्योंकि नाभियाँ किस अक्ष पे हैं, एक्स अक्ष पे, ठीक है। अब देखिएगा, जिस अक्ष पर नाभियाँ होती हैं उस अक्ष को बोलते हैं दीर्घवृत्त का अक्ष, या फिर इसे बोलते हैं हम दीर्घ अक्ष। ये होगा हमारे पास दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो अक्ष होता है इसे हम बोलते हैं लघु अक्ष,
ठीक है, लघु अक्ष। क्लियर है? दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और इस केस में केंद्र के निर्देशांक 0,0 होंगे। ठीक है, ये जो बिंदु है यह कहलाता है इसका शीर्ष, है ना। अभी केवल देखिए कौन कौन से बिंदु क्या क्या कहलाता है, और ये भी कहलाता है इसका शीर्ष। तो नाभियां भी 2 और शीर्ष भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, जिसे हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में कुछ इसमें चीज़ों को और सम्मिलित करते हैं। देखिएगा, हमारे पास मान लीजिए दीर्घवृत्त है और यहाँ से निर्धारित करते हैं नाभियाँ, ये F1 और ये F2। ठीक है, और ये हमारा क्या है? सेंटर है 0,0, सेंटर C 0,0। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो C इकाई होती है, और यहाँ भी दूरी जो होती है वो किसके बराबर होती है? C इकाई के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब इस फोकस के निर्देशांक हो जाएंगे C,0 और इधर हो जाएंगे हमारे पास माइनस का C,0। पहले समझते जाइएगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो A होती है, और ये दूरी भी कितनी होती है भाई? अपने पास A होती है। तो इसका मतलब ये जो वर्टेक्स होगा वो कितना हो जाएगा भाई? A,0 होगा, और इधर वाला वर्टेक्स जो होगा वो कितना होगा भाई? माइनस का A,0 होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इस दूरी की, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो B इकाई होती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी B इकाई होती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे क्या? 0,B। ठीक है, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,-B। ठीक है जी, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं हमारे दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² बराबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, एक एक करके हम यहाँ पर चीज़ें निर्धारित करते हैं। सबसे पहले आता है इसका केंद्र। ठीक है, केंद्र जो होता है वो C 0,0। ठीक है, फिर आता है नाभि। नाभि जो है वो 2 प्राप्त होगी, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, ± का A,0। ठीक है, ये ± का A नहीं, ± का C,0 ना, ये ध्यान रखना भाई, ± का C,0। अब शीर्ष जो होंगे, है ना, शीर्ष या फिर वर्टेक्स, ये कितने होंगे भाई? ये होंगे ± का A,0। ठीक है, फिर इसमें आता है दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष। ठीक है, दीर्घ अक्ष जो आएगा वो 2 × A के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है। ये दूरी A हो गई, ये दूरी A हो गई, तो टोटल 2A। और लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की जो लंबाई होती है वो 2B के बराबर होती है। तो मेरे हिसाब से पहला वाला केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ पर ये जो C आया है, ये C किस कारण से आया है, और इस A, B और C में क्या संबंध होता है उसे हम चेक करते हैं। ठीक है, क्या? दीर्घवृत्त हेतु, दीर्घवृत्त हेतु A, B एवं C में संबंध। ठीक है, क्लियर है? A, B एवं C में संबंध। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज और पता चलेगी कि मैंने आपको बताया था ना कि वो 2A होता है, वो 2A क्यों होता है वो भी आपको अभी पता चलेगा। देखिए, देखिएगा, ये हमारे पास नाभि है
एफ सी कोमा 0, ठीक है। ये भी है एफ माइनस का सी कोमा 0, ठीक है। इनके बीच का कोण क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना भैया, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी कितनी है भाई, b इकाई के बराबर है, और ये दूरी कितनी है भाई, c इकाई के बराबर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये दूरी है b इकाई के बराबर और ये दूरी है c इकाई के बराबर। अब इससे हम ले लेते हैं, देखो ये फोकस है आपका, ये f1 है और ये f2 है, ठीक है। तो हमें पता है क्या, pf1 प्लस pf2 है ना, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। अब देखिएगा pf1 क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अंडर रूट में ये क्या प्राप्त होगा, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये भी क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि pf1 का मान कितना है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट में किसके, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। ये किसके बराबर, यह नियत राशि के बराबर। तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यह क्या आएगा अपने पास, नियत आएगा। अब समय आ गया है इस नियत राशि का मान ज्ञात करने का, कि ये नियत राशि जो है वो हमें 2a के बराबर कैसे प्राप्त होती है, ठीक है जी। अब देखिएगा ये 2a कैसे प्राप्त होगी वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए इसके लिए मुझे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आपको 2a प्राप्त हो जाए। देखिए कैसे, हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, एक दीर्घवृत्त है। देखिए अब इसमें हम निर्धारित करते हैं अक्षों को। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या बताया आपको, ये आपके पास क्या है f1 और ये क्या है f2 है। ये दूरी जो है वो किसके बराबर है, c के बराबर। ये दूरी भी किसके बराबर है, c के बराबर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है, a के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी किसके बराबर है, a के बराबर, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत होता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ P बिंदु जो है वो कहीं यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, pf1 प्लस pf2 है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर मैं pf1 की बात करूँ तो गौर से देखना भाई थोड़ा, है ना। pf1 की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, pf1 है, और ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपके पास a है, ये दूरी आपके पास c है, तो ये हो जाएगी आपके पास a माइनस का c। क्लियर है भाई। pf2 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो pf2 है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी c, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास a प्लस का c। तो pf1 का मान है अपने पास a माइनस का c, और ये अपने पास मान है a प्लस का c। तो माइनस सी और प्लस सी कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, a प्लस ए किसके, 2a के बराबर। और यही अपने पास क्या होती है, नियत राशि होती है, नियत मान होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस नियत राशि या नियत मान को हम लिख देते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर, 2a के बराबर। 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। क्लियर है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान किसके बराबर। एक चीज देखिएगा, ये जो मान आएगा वो अपने पास प्लस में आएगा ना भैया ना, माइनस में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कर्ण जो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में। तो ए स्क्वायर का मान जो आएगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। यही ए बी सी में क्या होता है, संबंध होता है। आप देख सकते हैं कि ए जो है वो सबसे बड़ा है, बी और सी उससे छोटे हैं, दिखाई दे रहा है, बी और सी उससे छोटे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दीर्घवृत्त के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।